चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल भले ही पंजाब खिसक, लेकिन दिल्ली की चर्चाओं में लगातार अपने राजसी ठाठ बाट को लेकर बने हुए हैं। दिल्ली के बड़े बड़े आलीशान मॉल और मल्टीप्लेक्सेस बने, बड़े बड़े उद्योगपतियों और रईसों के बंगले हैं, लेकिन जिस शान और शौकत के साथ अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, उसे देखकर बड़े बड़े रईस दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। अरविंद केजरीवाल की अय्याशी से भरी इस जिंदगी के ऊपर से पर्दा आरटीआई के जरिए से उठा और पता चला कि दिल्ली का मालिक बनाने वाले अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने बंगले के मेंटेनेंस पर 8 साल में 29,56,35,074 रुपए खर्च कर चुके हैं, यानी हर साल 3.5 करोड़ से ज़्यादा, यानी हर महीने 31 लाख से ज़्यादा। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर उनकी सादगी के दावों को लेकर तीखा हमला बोला। सचदेवा ने दावा किया कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के पुराने सरकारी बंगले 6 फ्लैगस्टाफ रोड के रखरखाव पर 2015 से 22 के बीच 8 साल में हुए खर्चे की बात करें। उन्होंने सवाल किया कि ये क्या राजसी जीवन शैली का सबूत है या भ्रष्टाचार का खेल। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आरटीआई के जवाब से खुलासा हुआ कि 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक केजरीवाल के बंगले पर सामान्य टूट फूट, सीवर, बिजली और बढ़ई से जुड़े कार्यों पर औसतन 3,69,54,384 रुपए खर्च हुए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस दिल्ली में 3 से 4 करोड़ में 250 से 300 गज का शानदार बंगला बन जाता है, वहां एक सरकारी बंगले का सालाना रखरखाव खर्च 3,69,00,000 रुपए होना हैरान करने वाला है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि सादगी का ढोंग करने वाले केजरीवाल की 5 सितारा जिंदगी पहले 52 करोड़ के शीश महल से बेनकाब हुई थी। अब ये नया सबूत उनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है। सचदेवा ने बताया कि ये जानकारी एक महाराष्ट्र के नागरिक द्वारा दायर आरटीआई से मिली, जिसका जवाब केजरीवाल सरकार ने 29 दिसंबर 2023 को दिया था। इस जवाब को आवेदक ने बीजेपी को भेजा, जिसे आज मीडिया के सामने पेश किया गया। सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल किया कि दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आपके बंगले में ऐसी क्या कमी थी जिसके रखरखाव पर हर महीने करीब 31 लाख रुपए खर्च होते थे। आप आजकल खाली हैं, मीडिया से भी दूर हैं, तो सामने आएं और जवाब दें। उन्होंने आरोप लगाया कि इतना भारी भरकम खर्च या तो केजरीवाल की राजसी जीवन शैली को दर्शाता है या फिर सरकारी कामों में भ्रष्टाचार की बू आती है। नई दिल्ली में आयोजित इस पत्रकार सम्मेलन का संचालन मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया। इसमें बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता और शुभेंदु शेखर अवस्थी भी मौजूद थे। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में शायद बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरों या मल्टीप्लेक्स का भी इतना रखरखाव का खर्च न हो जितना केजरीवाल के बंगले पर हुआ। बीजेपी ने इस खुलासे को केजरीवाल के खिलाफ बड़े हमले का हिस्सा बताते हुए कहा कि सादगी से सरकार चलाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री का असली चेहरा अब जनता के सामने है। सचदेवा ने मांग की कि केजरीवाल तुरंत इस मामले पर सफाई दें और जनता को बताएं कि उनके बंगले पर रखरखाव में इतना खर्चा क्यों हुआ था। बीजेपी के इन दावों पर आम आदमी पार्टी ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वक्फ संशोधन बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया, लेकिन इसके संसद से पारित होने और कानून बनने के बीच देश की सियासत 2 हिस्सों में बंट गई। राहुल गांधी ने बहस में भाग लेना मुनासिब नहीं समझा और प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में आई ही नहीं, जिसके कारण केरल में कांग्रेस की सहयोगी IUML नाराज हो गई। अखिलेश गोल गोल बातें करके चले गए। शरद पवार की पार्टी दोनों सदनों से गायब रही। ममता बनर्जी के 3 सांसद सदन में हाजिर ही नहीं हुए और ये सब कहीं न कहीं बिल के समर्थन का संकेत है। बिल का समर्थन करने पर जेडीयू के मुस्लिम नेता ताबड़तोड़ इस्तीफा देने लगे और नवीन पटनायक की पार्टी में घमासान छिड़ गया। बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले सारे मुस्लिम नेता निकले और जो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के थे। मतलब साफ है कि मुस्लिम नेता चाहे जिस पार्टी में हो, उनका एक ही एजेंडा होता है। वक्फ बिल मामले में साफ हो गया कि आखिर उनका एजेंडा क्या है। ताज़ा मामला बीजेडी का है। राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिलने में इस पार्टी के सांसदों की भूमिका काफ़ी अहम रही। हालांकि बीजेडी अपने गृह राज्य ओडिशा में भाजपा के विरोध में खड़ी है। पार्टी के पूर्व मंत्री तेज प्रताप जेना ने बीजेडी के राज्यसभा फ्लोर लीडर सस्मित पात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की। जेना ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर पार्टी के आखिरी मिनट में बदले गए रुख के पीछे साजिश है। उन्होंने सस्मित पात्रा के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए जिसमें सस्मित ने कहा था कि बीजेडी के राज्यसभा सांसद इस बिल पर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर फैसला ले सकते हैं। सस्मित ने ये पोस्ट तब किया जब पार्टी महीनों से कहती आ रही थी कि वह राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध करेगी। राज्यसभा में बहस के दौरान बीजेडी सांसद मुजीबुल्लाह खान ने बिल का विरोध किया था। राज्यसभा में बीजेडी के 7 सांसदों में से 2 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। खान इकलौते मुस्लिम सांसद हैं, जबकि सस्मित पात्रा ईसाई समुदाय से आते हैं।
जीना ने कहा कि आखिरी वक्त में फैसले में बदलाव समझ से परे है। हमारी पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रही है और ये साफ था कि हम वक्फ बिल का विरोध करेंगे। बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रफुल्ल समल ने भी सस्मित के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बीजेडी के राज्यसभा सांसद देबाशीष समांतराय ने भी पार्टी नेतृत्व के सलाहकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक ने 2 बार साफ कहा था कि हम बिल का विरोध करेंगे। जिन लोगों ने आखिरी मिनट में ये बदलाव सुझाया वे पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे थे। समांतराय ने किसी मुख्य सलाहकार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। उनका कहना था कि सस्मित को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्होंने नेतृत्व के निर्देशों का पालन किया होगा, लेकिन इस बदलाव ने पार्टी को शर्मिंदगी में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे अभी 2 महीने भी नहीं बीते, लेकिन पूरी पार्टी बिखरने लगी। इसकी शुरुआत असम से हुई, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। पार्टी के असम प्रदेश अध्यक्ष और वहां की महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ इस्तीफा देकर हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद पार्टी समर्थकों के एक बड़े वर्ग में निराशा है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे संकेत देखने को मिल सकते हैं। 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान पर हुए अन्ना आंदोलन के समापन के बाद आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था। पिछले 12 सालों में आम आदमी पार्टी ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इस पार्टी के साथ विवाद ज़्यादा जुड़े। एक विवाद ये रहा कि जिस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया था वो इसके गठन के कुछ सालों में ही समाप्त हो गया, और जिस पारदर्शिता की बात की गई वह भी कुछ सालों में ही खत्म हो गई। भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा उठाकर सबसे पहले दिल्ली में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद वे सरकारी कार, बंगला और अन्य सुविधाएं ही नहीं लेंगे, शीश महल विवाद में फंस गए। उन्होंने महंगी कारों का इस्तेमाल किया, बंगला और अन्य सुविधाएं भी लीं, और जिस सरकारी बंगले में वे रहते थे उसे भी भारी भरकम रकम खर्च करके महल में तब्दील कर दिया, और यहां तक कि अनियमितताएं भी की गईं। दिल्ली में पार्टी के कई विधायक कई मामलों में जेल गए, तो वहीं पार्टी के शीर्ष नेता और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और एक समय दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी जेल गए। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहे। मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाला में 17 महीने जेल में रहे, और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल 5 महीने जेल में रहे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह 4 महीने जेल में रहे। एक अन्य नेता विजय नायर भी कई महीनों तक जेल में रहे। यही वो मुद्दा है जिसने दिल्ली में आपकी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। दिल्ली में 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी इस बार फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के लिए अपनी पार्टी को एकजुट करना बड़ी चुनौती होगी। वैसे तो दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी को किसी अन्य राज्य में कोई बड़ा संगठनात्मक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असम के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनोवर और महिला विंग के अध्यक्ष मासूमा बेगम के अचानक इस्तीफे से दिल्ली की राजनीति में ये मुद्दा जरूरी चर्चा में है। आम आदमी पार्टी के कई नेता इसे गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि दिल्ली में भी कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया, जिसमें दिल्ली प्रदेश संयोजक और इस बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले बड़े नेताओं में से एक गोपाल राय को इस पद से हटा दिया गया और उनकी जगह सौरभ भारद्वाज को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और कहा जा रहा है कि इसे लेकर पार्टी में असंतोष है, क्योंकि राय को हटाया जाना किसी के गले नहीं उतर रहा। चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल खुद ही बेरोजगार हैं। वे रोजगार की तलाश में पंजाब की सड़कों पर धूल फांक रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले केजरीवाल ने अपने सारे हमराजों को रोजगार थमा दिया ताकि उनके सब्र का पैमाना कभी छलके नहीं और सारे राज ही रहें। चुनाव हारने के बावजूद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, यहाँ तक कि विभव कुमार और विजय नायर के लिए भी बेहतर रोजगार का इंतजाम कर दिया, लेकिन उनका क्या, जिन्हें केजरीवाल ने ऐन मौके पर टिकट ही नहीं दिया। चुनाव में काफ़ी भागदौड़ करवाई, सड़कों पर नारे लगवाए, लेकिन जब कुछ देने की बारी आई तो ठेंगा थमा दिया। चुनाव से पहले विधायक रहे दिलीप पांडे को आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मक्खी मारने के लिए बैठा दिया गया और किराड़ी से टिकट काटकर ऋतुराज झा को पैदल कर दिया।
चुनाव के दौरान केजरीवाल ने डिबेट शो में ऋतुराज झा का जमकर इस्तेमाल किया कि चुनाव प्रचार करवाया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ऋतुराज झा को किनारे लगा दिया। ऐसे में ऋतुराज झा के पास करने को कुछ नहीं रहा तो उन्होंने भी सौरभ भारद्वाज की तरह अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। अब इस यूट्यूब चैनल को आम आदमी पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता देखेंगे। इसी बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। किराड़ी के पूर्व विधायक ऋतुराज झा ने अपने नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पर वो राजनीति के अलावा लाइफस्टाइल, ट्रैवल समेत सभी विषयों के वीडियोस बनाएंगे। राजनीतिक दलों के नेता को कभी सत्ता में रहकर जनता के लिए काम करना होता है तो कभी विपक्ष में रहकर उनकी आवाज को उठाना होता है। एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में आई है, लेकिन विपक्ष की ये भूमिका पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रही। सत्ता में रहते खा पी कर मोटे हो गए, अब नेताओं से सड़क की सियासत मुश्किल हो रही है। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से इस बार चुनाव हार गए। ऐसे में उन्होंने खुद को बेरोजगार बताते हुए बेरोजगार नेताजी नाम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि घर चलाने के लिए उन्हें नए काम की तलाश थी। हालांकि भारद्वाज की बेरोजगारी दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली में पार्टी की कमान सौंप दी। दिल्ली के संयोजक बनाए जाने के बाद भी सौरभ भारद्वाज पार्ट टाइम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। किराड़ी से टिकट कटने के बाद शुरुआत में बागी तेवर दिखाने वाले ऋतुराज झा को पार्टी ने मना लिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान टीवी डिबेट से लेकर कई विधायकों के लिए प्रचार का जिम्मा भी संभाला। हाल ही में दिल्ली की एक महिला को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए 2500 रुपये मिलेंगे वाले पोस्टर लेकर सड़कों पर भी उतरे। अब उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाकर अपने काम का विस्तार कर दिया। काम आने वाले वीडियो भी उन्होंने लोड किए हैं। असल में 10 सालों तक सत्ता की मलाई चाटकर अपनी मोटी तोंद लेकर घूम रहे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। ऋतुराज ने इस पर 2 वीडियो पोस्ट किए हैं जिनमें मोटापा कम करने के टिप्स हैं। संभव है कि केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इन टिप्स को फॉलो करें। दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी की आक्रामकता काफी बढ़ गई है। इसी वजह से हाल ही में अमित शाह ने संसद में कहा कि सीना ठोक कर बताएंगे दिल्ली जीत लिया, अब बंगाल जीतेंगे। रामनवमी के दिन बंगाल में जो कुछ दिखा वह ममता की धड़कनों को बढ़ाने वाला है। पूरे राज्य में उमड़ी भगवा लहर को देख बीजेपी अब खुलेआम 70% हिंदू राम की सेना की बात करने लगी। उधर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जुबान पर भी सिर्फ बंगाल ही बंगाल है। बीजेपी चौतरफा जोर लगाकर चारों ओर से जोर लगाकर बंगाल में सत्ता का खेल बदलने की तैयारी में है। रामनवमी के अवसर पर बीजेपी पूरे प्रदेश बंगाल में बड़ी शोभा यात्राएं निकाल रही है। जुलूस में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले कोलकाता में बीजेपी ने 60 से अधिक शोभा यात्रा निकाली। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि रामनवमी जैसे त्योहारों पर भारी पुलिस बल की तैनाती इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। मजुमदार ने कहा कि 70% से अधिक हिंदू आबादी के बावजूद हमें अपने त्योहारों के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ये बंगाल के हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। रामनवमी के दौरान बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिंदू ध्रुवीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो ममता के लिए चिंता का सबब है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 70%। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे और उसने 77 सीटें जीती थीं। वहीं टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटें जीती थीं। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच करीब 10% का अंतर था। बीजेपी का मानना है कि अगर वह हिंदू वोटर्स के अतिरिक्त 5 से 7% को अपने पक्ष में कर ले तो खेल बदल सकता है। ऐसा होने से तो उसका वोट शेयर 43 से 45% पहुंच सकता है। वहीं टीएमसी का वोट शेयर अगर 5% घटकर 43 के आसपास आता है तो बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है। अगर बीजेपी को 45% वोट मिलते हैं तो टीएमसी का वोट शेयर 42 से 43 तक सिमट सकता है, तो बहुमत की राह आसान हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थीं, जबकि 2024 में उनका वोट शेयर घटकर 12 सीटों तक सीमित हो गया। अब
विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए पार्टी हिंदुत्व को मुख्य हथियार बना रही है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर उत्तरी बंगाल और जंगल महल जैसे क्षेत्र में जहां उसका पहले भी प्रभाव है। पार्टी और जोर लगा रही है। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर बीजेपी हिंदू वोटर्स में असंतोष भड़काने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी के लिए ये स्थिति आसान। टीएमसी की ताकत उसका मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण हिंदू वोटर्स का समर्थन रहा, लेकिन अगर बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने में कामयाब होती है तो टीएमसी का वोट शेयर बढ़ सकता है।